तो मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था, तो मैंने 48 रिवर्स का नदी जोड़ प्रकल्प तैयार किया। वो काफ़ी दिनों में चर्चा हो रही थी, मैंने उसको पूरा एक जगह लाया और 18 DPR बनाए। और उसमें एक उसका पार्ट नहीं पर एक इम्पॉर्टेंट है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश में का बाढ़ में हजारों करोड़ का नुकसान होता है। इसका कारण ऐसा है कि नेपाल से नदियां निकलती है, तो एक पंचेश्वर धरण है, और वो जो धरण है वो अगर बना है डैम, तो वहाँ 6000 मेगावाट बिजली तैयार होती है। तो मैंने उनको समझाया कि आपको 2500 मेगावाट लगती है, अभी ऑलरेडी आपके पास है, हम आपको ये धरण बनाकर आप कुछ मत करिए, सब खर्चा भारत सरकार करेगी, हम पैसा लाएंगे। आप एक बार ये प्रपोजल वाटर रिसोर्स मंत्री करके मैंने उस समय लिया था, आप बिजली जो है बाकी बिजली हम बेचेंगे, और ये बहुत खर्चा है, इसको 40,000 करोड़ रुपए लगते हैं। तो यहाँ अगर बन जाएगा तो नेचुरली गंडक से लेकर गंगा से लेकर सब नदियों में बाढ़ वो एकदम कंट्रोल हो जाएगा, और वो अगर कंट्रोल हो गया तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में नुकसान नहीं होगा। तो अभी एक कल्पना है, जैसे हमारे पास पावर ग्रिड है, हमारे पास रोड का NHAI का ग्रिड है, अभी हम लोग ग्रीन हाईवे बना रहे हैं, नए हाईवे बना रहे हैं। अभी दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 7-8 घंटे लगते हैं, हम 2 घंटे में लेके जाएंगे 4 महीने के बाद। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में, और श्रीनगर 8 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। मैं पटना का भी बना रहा हूँ, पटना का भी है, बात हुई है, उसके ऊपर भी काम शुरू हुआ है। हम 26 ग्रीन हाईवे बना रहे हैं, ऐसे रोड ऐसे ऐसे घूम के सीधे बना रहे हैं, तो नेचुरल रोड डिस्टेंस कम होगा। तो मेरा आपको यही कहना है, जैसे वाटर ग्रिड हमारे पास नहीं है, रास्ते का पावर ग्रिड है, रोड ग्रिड है, पर वाटर ग्रिड नहीं है। बिहार में बरसात आती है, बहुत बरसात आती है, तो वहाँ बाढ़ आता है, तो यूपी में सूखा पड़ता है। यूपी में पानी आता है तो बिहार में सूखा पड़ता है, दोनों में पानी आता है तो राजस्थान पानी पानी करता है। तो हमने ये कहा कि क्या इज इट पॉसिबल, ये बहुत बड़ा प्लान है, इसके ऊपर अलग एक कार्यक्रम रखिए आप। एक रीजन का पानी, एक बेसिन का पानी दूसरे बेसिन में ले जाना। अभी केन बेतवा आई, अब एक कितना बड़ा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश बहुत ही सूखाग्रस्त है, एक इससे बुंदेलखंड हरा हो जाएगा। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि पानी में बहुत काम करने की जरूरत है। जहां इरिगेशन है, आप भाग्यवान है, बिहार में आपको हमारे यहाँ 450-500 फीट पानी नहीं लगता। तो हम क्या कर रहे हैं, नदी नालों का डिपनिंग कर रहे हैं, और मिट्टी निकालते हैं और पानी कंजर्वेशन करते हैं। हमने एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई है, दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। और अभी मैं कोई इतना विद्वान नहीं हूँ, तो मुझे 2 डिलीट मिली, और दोनों डिलीट जो मिली है वो बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी, एक पंजाबराव कृषि विद्यापीठ अकोला, और दूसरा शिरडी के पास महाराष्ट्र में गवर्नमेंट के विद्यापीठ है, मान्य शासनमान बड़े राहुरी, महात्मा फुले एग्रीकल्चर, दोनों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एग्रीकल्चर साइंस के लिए मुझे डिलीट दी, क्योंकि एग्रीकल्चर मेरी पैशन है, मैं उसी में काम करता हूँ। तो अब ये ड्रोन्स आ गए। अब आपको बताता हूँ, इतनी सिंपल बात है कि हमने नैनो यूरिया बनाया, अब नैनो मिश्र खत बनाया। अब यूरिया जब 1 एकड़ गन्ने में लगता है तो 4 बोरे लगता है, तो फेंकते हैं, तो 75% वेस्ट होता है और 25% प्लांट को जाता है। अब नैनो यूरिया एक बोरा जो 50 किलो का, उसके ऊपर एक 500 ml की बॉटल आप बिहार में शुरू करिए। अब वो जो ड्रोन से स्प्रेइंग करेंगे तो 75% प्लांट को जाएगा और 25% वेस्ट होगा, तो 4 के बजाय 2 ही बोरे लगेंगे, 2 ही बॉटल लगेगी। टू सेव मनी इज टू अर्न मनी। मिश्र खत भी आए, ऑर्गेनिक खेती के लिए भी जो दवाई ऐसी मारी जाएगी। तो अब मैं कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी जो है वो हमें लोगों तक ले जानी है, और इसलिए आज स्वाभाविक रूप से ऐसे एक एक क्षेत्र है कि जहाँ हमें इंपोर्ट को कम करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, रोजगार की निर्मित करनी है, रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी का GDP ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है, और पावर में अब हमको ग्रीन पावर में जाना है। हमारी जो पावर है वो केवल 40% अब सोलर से आती है।
मैं नागपुर में मैंने एक हॉल बनाया, ऐसा इतना ही बड़ा हॉल है, 2500 लोग बैठते हैं, और ऊपर में पूरा सोलर लगा दिया, एयर कंडीशन हॉल है। तो 80 कार्यक्रम की बिजली नहीं लगती, फोकट में होते हैं, क्योंकि जो बिजली तैयार होती है उससे एयर कंडीशन और सब बिजली उसी से आती है। अब आने वाले समय में सब सोलर में काफ़ी हुआ है, तो हमको ये 60%, क्योंकि कार्बन न्यूट्रल बनना है, तो इसके लिए स्वाभाविक रूप से हमको सोलर पावर बढ़ानी है। जगह पड़ी है, रूफटॉप सोलर है, फैक्ट्री के ऊपर, घर के ऊपर सब लोग लगा रहे, अब पंप आ रहा है। और सोलर के साथ साथ हाइड्रो पावर को भी बढ़ाना होगा। न्यूक्लियर पावर के लिए भी अभी यूरेनियम हमारे यहाँ मिला है, थेरियम हमारे पास है। अभी जियोथर्मल पावर में हम लद्दाख लेह में काम कर रहे हैं। और पर्यायनीय कुछ दिनों तक हमको पोल्यूशन की चिंता करते हुए, कम होते हुए कोल पे भी पावर तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट पावर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। और इसलिए वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड हमने कम्युनिकेशन में क्रांति हो गई, 5G आ रहा है। ये एक एक सब्जेक्ट जो है वही 1-1 घंटे का है। अब सब गांवों तक इंटरनेट जा रहा है, ये एक नई दुनिया है। तो आने वाले समय में इंटरनेट पर डिजिटल स्कूल चलेगी। ऐसे टीवी पर मैं दिख रहा हूँ, ऐसे स्कूल में होगा, और एक अच्छा टीचर भाषण देगा और 1000 बच्चे उसको देखेंगे और क्वेश्चन पूछेंगे, वो जवाब देगा। ये आने वाला है। तो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इकोनॉमी को सुदृढ़ करते हैं। एग्रीकल्चर, रूरल एंड ट्राइबल, इसके बीच में जो हमारी विशेष रूप से अर्बन और रूरल में जो गैप है, इसको कम करके हमें एक समतोल विकास की तरफ जाना पड़ेगा। और वो इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ देश को आर्थिक दृष्टि से भी समृद्ध संपन्न करना होगा, और देश को हमारी जो मैंने कहा इतिहास, विरासत, संस्कृति, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, जो संस्कार हमको मिले हैं, उसके आधार पर भारतीय नागरिक को सुसंस्कारित और सुशिक्षित करके और ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान का उपयोग करके उसको सामर्थ्यवान बनाना होगा। आज आपको पता है कि पूरे दुनिया में हमारी चर्चा क्यों है? क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पूरे वर्ल्ड के सब देशों में हैं। मुझे जापान के प्रधानमंत्री ने एक बार पूछा, मिस्टर गडकरी कैन यू टेल मी? बोला क्या बात है सर? बोले ये जो आपके देश में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, इनके शरीर में, इनके दिमाग में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स है क्या? इतने होशियार कैसे हैं? अवर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स सपोज टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि विज्ञान, तंत्र विज्ञान को भी आगे डेवलप करना है। स्टार्टअप में हमें नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, और उधर इंपोर्ट को बचाना है, प्रदूषण को कम करना है, और स्वदेशी के आधार पर, स्वावलंबन के आधार पर लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को अबाधित रखते हुए हमें आगे हमारे देश की भविष्य की नीतियों के बारे में सोचकर काम करना होगा। मैं अक्सर आखिर में एक बात कहूँगा कि मैं बहुत बार कहता हूँ, यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। हम आंखें दान कर सकते हैं पर जीवन दृष्टि दान नहीं कर सकते। द लैक ऑफ अप्रोप्रिएट विजन इज अ बिग प्रॉब्लम। तो पीपल लाइक यू, वी नीड टू फाइंड आउट द वे आउट्स कि कौन से क्षेत्र में क्या करना चाहिए, और उसके आधार पर भविष्य के देश की निर्मित अगर होगी तो निश्चित रूप से हम आत्मनिर्भर भारत तो बनेंगे ही, पर विश्व की नंबर 1 की सुपर इकोनॉमिक पावर बनेंगे। वो ताकत हमारे देश में है। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन, पर हम वी विल बी द रिच नेशन विथ ए रिच पॉपुलेशन। कठिन है पर असंभव नहीं है। इसके आधार पर और अनेक क्षेत्रों का विचार करके भविष्य की योजना बनानी पड़ेगी, और उससे ही हमारा सपना पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।